सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 12th बुक इंडियन सोसाइटी और चैप्टर 6 द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी का आज हम लास्ट टॉपिक परफॉर्म करेंगे। इस टॉपिक की हेडिंग है स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। कल और परसों जो हमने लेक्चर किए थे उसके बाद हमने स्टेट एंड माइनॉरिटी मेजॉरिटी राइट्स और सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म को समझा था। देखिए हमने स्टेट के साथ जोड़ करके तकरीबन सभी अंग समझ लिए। पहले हमने स्टेट और नेशन का कंसेप्ट समझा, फिर हमने स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में रीजनलिज्म को समझा, फिर हमने स्टेट के ही कॉन्टेक्स्ट में सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म, माइनॉरिटी मेजॉरिटी को समझा। अब हम स्टेट के ही कॉन्टेक्स्ट में सिविल सोसाइटी को समझ रहे हैं। ओके, तो स्टेट के साथ जोड़ करके हमने बहुत सी चीज़ों को देख लिया है। बहुत डीपली आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। चाहे एसए का एग्ज़ाम हो, एथिक्स का पेपर हो या पॉलिटी हो, सोसाइटी के लेक्चर आपको हर जगह बहुत सहायता करेंगे। आपके टोटल कंसेप्ट मजबूत हो चुके हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज का लेक्चर स्टेट के संदर्भ में सिविल सोसाइटी है। स्टेट अर्थात सर भारतीय राज्य, सिविल सोसाइटी। देखिए जब हम बात नेशन की करते हैं तो स्टेट ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट एंटिटी के रूप में नज़र आता है। एक राष्ट्र के तौर पर एक राज्य वही सबसे महत्वपूर्ण संस्था के रूप में समझ में आता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यहाँ पर लिखा है कि स्टेट इज़ वेरी क्रूशियल इंस्टीट्यूशन व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन अ नेशन। एक नेशन में जब हम कल्चरल डाइवर्सिटी मैनेज करने की बात करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट है, भारतीय राज्य है। जब मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो मैं स्टेट के उन ऑर्गन्स की बात करूँगा जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, डिफेंस, इन सब संस्थाओं की बात करूँगा। ये स्टेट के इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और स्टेट यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। हम ऑलवेज चीज़ें इस मैनर में समझते आए हैं। देखिए कल मेरे एक स्टूडेंट ने सवाल किया, हम आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर कर रहे थे और उसमें मैंने ये कहा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका जो कल्चर था वो अर्बन कल्चर था, अर्बन कल्चर था। और जैसे बिल्कुल जो वैदिक सोसाइटी है, आने वाले समय में इंडस वैली के बाद वैदिक सोसाइटी आती है, उसका कल्चर अर्बन कल्चर नहीं है, उसका कल्चर तकरीबन रूरल कल्चर है। और क्योंकि हमें उनके बारे में जानकारी सारी वेदों से मिलती है तो इसलिए हम इन जो आर्यंस हैं उनके कल्चर को वैदिक कल्चर कह देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सिविलाइजेशन और उसका एक कल्चर होता है कि नहीं? हमने आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में कल्चर एंड सिविलाइजेशन अच्छे से पढ़ाया। तो हमारे स्टूडेंट का ये सवाल था कि सर, क्लास के बाद सवाल आया कि सर मैंने आपके जब लेक्चर सुने थे और उन लेक्चरों में आपने नेशन स्टेट का कंसेप्ट पढ़ाया था जब वर्ल्ड हिस्ट्री हुई थी, यूरोपियन नेशन स्टेट, और आपने मॉडर्न हिस्ट्री के तहत भी नेशन स्टेट का जिक्र किया था। तो उसमें उनका कहना था कि जैसे मुझे ऐसा समझ आया कि जब नेशनलिज़म होता है तब लोग स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। एक नेशन जब नेशनलिज़म की तरफ बढ़ता है तो स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो फिर मैंने उन्हें कुछ चीज़ें समझाई जो आपके लिए भी समझ आने लायक हैं। इस टॉपिक से उसका संबंध बनेगा। तो मैंने उन्हें समझाया, मैं क्या चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझिए। समझिए कुछ ऐसा कि लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स ग्रुप में आ जाते हैं तो ये कलेक्टिविटी बन गई। आप इसे ग्रुप कहिए या कलेक्टिविटी बन कहिए। जब ये कलेक्टिविटी आपस में बहुत सी चीज़ें कॉमन शेयर करने लगती है, जैसे कई बार रीजन कॉमन होता है, फिर लैंग्वेज भी कॉमन हो जाती है। रीजन माने एक स्पेस कॉमन ऑक्यूपाई किया हुआ है, इनके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस भी कॉमन हो जाते हैं। ये आने वाले समय में जो फ्यूचर को लेके एस्पिरेशंस रखते हैं वो भी इनकी कॉमन हो जाती हैं। कई बार ये एंसेस्टर्स कॉमन होते हैं तो एथनिसिटी कॉमन हो जाती है। सो बहुत सी चीज़ें ये इंडिविजुअल आपस में कॉमन शेयर करेंगे।
जब ये चीज़ों को कॉमन शेयर करने लगेंगे तो ये जो इंडिविजुअल को मैं इंडिविजुअल बुला रहा हूँ, माने ये जो नेटिव हैं उस जगह के, ये जब बहुत सी चीज़ें कॉमन शेयर करने लगेंगे तो ये अपने आप को इस कलेक्टिविटी की फॉर्म में, इस ग्रुप की फॉर्म में एक संज्ञा प्रदान कर देंगे, एक नाम प्रदान कर देंगे, और वो हो जाएगा नेशन। तो ये कहेंगे कि भाई हम एक नेशन हैं, एक राष्ट्र हैं। आई बात समझ में? दैट इज़ अ नेशन। अब जैसा यूरोप में हुआ था एक समय में, तो नेशन के तहत अब महत्वपूर्ण क्या है कि भाई जो हम एक नेशन के रूप में, ग्रुप के फॉर्म में हैं, हमें अपने इस नेशन को मजबूत बनाना है, हमें अपने इस नेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग किसको करना है? हमें इस कलेक्टिविटी को, इस ग्रुप को, इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होने चाहिए और उसके लिए बेटर रिसोर्सेज चाहिए। तो इसके लिए हो सकता है ये इच्छा आ जाए कि हमें अपने लिए बेटर रिसोर्सेज एक्वायर करने हैं, झरने, नदियाँ, ज़मीन, उपजाऊ भूमि, ग्रासलैंड्स। तो लैंड ऑक्यूपेशन का, लैंड एक्विजिशन का सिद्धांत आता है, जिसे आप विजय यात्रा भी जोड़ लेते हैं, जैसे कि नए नए क्षेत्र ऑक्यूपाई करना, नए नए क्षेत्र ऑक्यूपाई करना। लेकिन नेशन के लिए ये कौन करेगा? नेशन नई से नई टेरिटरी एक्वायर करना चाहता है, क्योंकि नेशन के अंदर स्वयं को लेके एक भावना आ गई है कि हमें अपने राष्ट्र को, अपने नेशन को और प्रॉस्पेरस बनाना है, समृद्ध, हमें और विकसित होना है। इस राष्ट्र के अंदर आने वाला प्रत्येक सदस्य और भी विकसित हो जाए, बेहतर जीवन हो जाए। तो इसके लिए हमें नए नए क्षेत्र चाहिए, उनके अधीन आने वाले नए नए संसाधन चाहिए। तो इसके लिए जिन क्षेत्रों में हम जाएंगे उस क्षेत्र को लेने, वहाँ से लोग हम पर आक्रमण कर सकते हैं, पहली चीज़ ये हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे लिए ये कार्य कौन करेगा कि उन क्षेत्रों को एक्वायर करें। तो हो सकता है इनके हृदय में ये विचार आ जाए कि हमें एक सेना बनानी चाहिए। तो इनके हृदय में, तो ये नेशन एक चीज़ है, ये नेशन में ये विचार आ जाए कि हमें एक सेना बनानी चाहिए, कि दैट इज़ फोर्स। तो इसी नेशन में से, यानी कि इसके अंडर आने वाले ये जो लोग हैं, इसी में से कुछ लोग सेना ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सेना है, एक फोर्स जो आपने बनाई, आपने ये एक संस्था बना ली, एक इंस्टीट्यूशन। तो आप ये भी चाहेंगे कि ये जो सेना है ये नियम कानून से चले, ये नेशन के आदेश की पालना करे, ऐसा आप चाहेंगे। तो इसके लिए नियम कानून बनाने के लिए, इसको आदेश देने के लिए भी आप एक संस्था बनाएंगे। हो सकता है कि आप एक एग्जीक्यूटिव बना लें, एक एग्जीक्यूटिव बना लें, कार्यकारिणी, जिसमें भी मेंबर इसी नेशन में से जाके बैठेंगे। अब आप ये चाहेंगे कि ये जो कार्यकारिणी है, ये लोग अपनी ही स्वतंत्र भाव से काम ना करने लगे, ये हमेशा नेशन की ही इच्छा से काम करें, सारे नेशन की बात सुने। तो उसके लिए ये भी लोग जो हैं वो किसी और संस्था के नियमों के अधीन काम करें। उसके लिए हो सकता है आप लेजिस्लेचर बना लें, उस लेजिस्लेचर में भी आप ही में से जाके लोग बैठेंगे और फिर वो आप ही के द्वारा चुने हुए लोग बैठेंगे। उसके तहत बनेंगे नियम कानून, जिनके तहत काम करेगी एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव के लिए गए निर्णयों पर काम करेगी आगे सेना। ये आप नेशन जो है लगातार संस्थाएं बनाता जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन। आई बात समझ में? और ये सभी संस्थाओं के तहत हो ये रहा है कि जो राष्ट्र है उसे हमें समृद्ध करना है, उसे संपन्न बनाना है। उसके लिए शक्ति का सृजन करना होगा, पावर, शक्ति का सृजन करना होगा, पावर। तो वो पावर को कैसे रेगुलेट करना है, पावर को कैसे एग्जीक्यूट करना है, पावर किसके हाथों में हो, पावर कैसे मैनेज होनी चाहिए, पावर को बैलेंस कैसे करना है, इन सब चीज़ों के लिए आप कई तरह की संस्थाएं, नियम कानून और प्रबंध बना रहे हैं। और उस शक्ति का प्रयोग और उन नियम कानूनों का, उन नीतियों का प्रयोग नेशन की ही भलाई के लिए हो, इसे राजनीति कहते हैं, इसे पॉलिटिक्स कहते हैं। दैट इज ऑल। राजनीति क्या है?
कि आप नीतियों के, नियम कानूनों के, यानी कि सत्ता के समीप जा कर के उसे कितना परिवर्तित कर सकते हैं अपने विचारों के अनुरूप कार्य करने के लिए, जिसके तहत कि जन कल्याण हो सके, शक्ति का जो संचार है आप उस दिशा में करा सकें, शक्ति का उपयोग आप उस दिशा में करवा सकें, ये राजनीति है। तो अक्सर लोग पावर कॉरिडोर्स में एंटर करके पावर अपने लिए यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस आर समवेयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। सो द पॉलिटिकल वर्जन ऑफ द नेशन इज द स्टेट। राज्य होता है और ये सभी इंस्टीट्यूशन स्टेट के होते हैं। तो राष्ट्र ने खुद के लिए एक संस्था का जन्म किया, वो राज्य था, द इंस्टीट्यूशन दैट इज स्टेट। आई बात समझ में? और राज्य अब युद्ध लड़ेगा, यानी कि राज्य के तहत आने वाली ये संस्थाएं। तो ऐसे में जब राज्य किसी से युद्ध लड़ रहा है तो वो ये चाहेगा कि उसे अपने राष्ट्र का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिले, अपने लोगों का, नेशन का। तो इसके लिए हमेशा राष्ट्र के लोग राज्य के प्रति समर्पित रहें, लॉयल रहें, ओबीडियंट रहें और उसका बढ़ चढ़ करके समर्थन करें। हमेशा कोशिश की जाती है कि राज्य के लोगों, राष्ट्र के लोगों में, नेशन के लोगों में नेशनलिज्म जगाते रहिए, राष्ट्रभक्ति यानी कि राष्ट्रवाद जगाई रहे, क्योंकि जब तक उनमें राष्ट्रवाद रहेगा उनके लिए सर्वोपरि राष्ट्र रहेगा, उनके लिए सर्वोपरि राष्ट्र रहेगा। और राष्ट्र की ही प्रगति, राष्ट्र के ही विकास के लिए जो भी हम कर रहे हैं ये तर्क राज्य देगा। तो ऐसे में राष्ट्र का समर्थन हमेशा राज्य को रहेगा और राज्य अपने कार्य करता रहेगा। आई बात समझ में? इसलिए राष्ट्रवाद की भावना उस राष्ट्र के लोगों में प्रबल रहे, ये राष्ट्रवाद की भावना हमेशा बनी रहे। इसके लिए लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति जगाई जाती है। लोग जितने अधिक देशभक्त होंगे, पैट्रियोटिक, उतनी ही तीव्र गति से वो राष्ट्रवादी विचारों को अपनाएंगे, राष्ट्र के हित में बात करेंगे, राष्ट्रवादी बने रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो नेशनलिज्म है ये स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने, स्टेट की कॉन्टिन्यूटी के लिए, स्टेट की मेंटेनेंस के लिए, स्टेट की सपोर्ट के लिए बहुत कारगर होता है। तो फिर ये सवाल आ गया कि ऑलवेज ऐसा होगा डस्टर? तो ये सवाल आया कि सर ऑलवेज ऐसा होगा। हालांकि मैंने पिछले लेक्चरों में ये बहुत अच्छे से समझाया भी, बट चलिए सवाल आया है तो समझाते हैं कि ऑलवेज ऐसा होगा कि इस स्टेट के बेस में नेशन ही होगा। तो मैंने बताया ऐसा ज़रूरी नहीं है, किंगडम भी तो होती हैं, सम्राट का एक राज्य भी तो होता है, उसकी अपनी किंगडम, तो दैट इज़ अ स्टेट। हस्तिनापुर राज्य आपने हमेशा सुना होगा। तो यहाँ पर फिर अब पूछा गया कि सर वो जो स्टेट है उस स्टेट का फिर जन्म कैसे होता है और उसको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है? तो सबसे पहले वहाँ पर तो नेशन नहीं है बेस में। तो नेशन नहीं है तो कौन है? प्रजा है। प्रजा है तो सब्जेक्ट है। तो वहाँ पर एक रूलर होता है और रूल्ड होते हैं, शासक होता है और शासित लोग होते हैं। स्टेट है यहाँ भी, लेकिन ये जो स्टेट है ये डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं हो सकता। आई बात समझ में? यहाँ पे राजा है और प्रजा है, शासक है और शासित लोग हैं। तो यहाँ पर फिर ये स्टेट को लेजिटिमेसी कैसे मिल रही है? पहले वाले स्टेट के पीछे तो लेजिटिमेसी का कारण नेशन था, उस स्टेट के पीछे तो नेशन था, तो इस स्टेट को कैसे? तो यहाँ पर होली रोमन एम्पायर का उदाहरण बहुत अच्छा रहेगा। अब वहाँ पर क्या है कि एक रोमन एम्पायर होता था कभी, उसकी वेस्टर्न ब्रांच, जब उसकी दो ब्रांचेस बनी, वेस्टर्न और ईस्टर्न, उसकी ईस्टर्न ब्रांच तो 1453-54 तक चली, जब तक कि उस पर तुर्कों का आक्रमण नहीं हो गया। लेकिन वेस्टर्न ब्रांच तो उसकी बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी, और उसे ख़त्म कैसे किया गया कि बहुत सारी जर्मन इलाके से जो ट्राइब्स निकली, जिन्हें हम जर्मैनिक ट्राइब्स कहते हैं, उन्होंने वेस्टर्न ब्रांच को ख़त्म कर दिया
और उन सारी जर्मैनिक ट्राइब्स ने वहाँ जा कर के उस रोमन एम्पायर को ख़त्म करके अलग अलग क्षेत्र पर अपने कब्जे कर लिए। ये जो जर्मैनिक ट्राइब्स थी, अब ये तो है कबीले। अब कबीलों में जो एक व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली है, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता है, जो योद्धा है, अच्छा, तो हुआ ये कि सोसाइटी इस समय में धर्म के प्रभाव में बहुत थी, धर्म की संस्थाओं के प्रभाव में बहुत थी, जैसे क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी को एग्जीक्यूट करने वाले इंस्टीट्यूशंस चर्चेस, और चर्चेस में इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड किए हुए जैसे कि क्लर्जी, पादरी वर्ग, द प्रीस्ट क्लास, द क्लर्जी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि है तो सारे कबीला ही, लेकिन उस कबीले में से जो एक व्यक्ति है, इसमें युद्ध कौशल अच्छा है, अच्छी नीतियाँ बनानी जानता है, जो उनमें प्रबल है सबसे, उसको आकर के एक प्रीस्ट, क्लर्जी का मेंबर अपना समर्थन दे देगा, अपना आशीर्वाद दे देगा, अपना समर्थन दे देगा, अपना आशीर्वाद दे देगा। आई बात समझ में? और ये उसके आशीर्वाद की वजह से कि इसको रिलीजन का आशीर्वाद मिल गया, इसको दैवीय आशीर्वाद मिल गया, इसको डिवाइन आशीर्वाद मिल गया, वो पर्सन लेजिटिमेट हो जाएगा एज अ रूलर, और उसकी कई संस्थाएं भी होंगी, मंत्री परिषद हो सकती है, न्याय का स्रोत भी वही हो सकता है, उसके न्यायालय हो सकते हैं, विधि विधान बनाने वाली उसकी अपनी संस्था हो सकती है, उसका भी मुख्य बिंदु वही हो सकता है, बट सब कुछ है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी अपनी एक सवरेनिटी है, उसकी अपनी एक टेरिटरी है, ये सारे गुण हैं, उसका एक राज्य है। पर उस राज्य का आधार और उस शासक का जो आधार है, यानी कि इन्हें विधि सम्मत बनाने वाला पीछे राष्ट्र नहीं खड़ा है, वो होली सेंस में है, उसको धर्म ने समर्थन दिया है, तो धर्म के लीडर्स ने उसको समर्थन दिया है, वो लेजिटिमेट इस ग्राउंड पर हुआ है। तो यहाँ पर जो एम्पायर, इसलिए इसका नाम है होली रोमन एम्पायर। तो इसलिए उस स्टेट में, उस राज्य में धर्म का दखल बहुत होगा, रिलीजन का बहुत इंटरफेरेंस होगा स्टेट पे, क्योंकि ये जो स्टेट है, इसके बेस में जो लोग हैं, पीपल, वो पीपल इस स्टेट की पॉलिसीज़ को अबाइड करें, इस स्टेट को सपोर्ट करें, इस स्टेट के डायरेक्शंस को फॉलो करें, इसके लिए पीपल को ये कमांड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से आ रही हैं, क्योंकि इन्हीं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से सैंक्टिटी मिली है रूलर को, सैंक्टिटी मिली है रूलर को, लेजिटिमेसी रूलर की इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से हुई है। तो रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करके इस रूलर को अभिषेक किया जाता है, इसको अपॉइंट किया जाता है, इसको सैंक्टिटी मिलती है। और लोग अगर किसी इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन है। तो इसलिए जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की सुप्रीम अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने लोगों को कमांड कर दी है कि ये राजन हैं या आपके शासक हैं, और अश्योर कर दिया है कि ये धर्म के आधार पर नीतियाँ बनाएंगे, ये धर्म के आधार पर चलेंगे, राज्य धर्म का पालन करेंगे, आप चिंता ना करें। जब भी ये इसके विपरीत जाने लगेंगे, धर्मशास्त्रों में दिए हुए विधि विधानों के मुताबिक हम इनका निपटारा कर देंगे। तो यहाँ पर पीपल इस स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं इस मैनर में। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल ग्रुप में आए, ग्रुप एक कलेक्टिविटी बना और वो पहले एक राष्ट्र बना, और राष्ट्र ने फिर अपने विकास, प्रगति, अपने संरक्षण, अपनी प्रोटेक्शन और अपने प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन सब के लिए एक राज्य बनाया। नहीं, एक कबीला था, वो कबीले का एक नेता है, और उस नेता को सैंक्टिटी प्रोवाइड करना, लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने का काम उसी समाज की जो धर्म है, रिलीजन है, उसकी संस्थाओं के जो नेता लोग हैं उन्होंने दी। और अब ये जो लीडर है, ये इंस्टीट्यूशंस को होल्ड करेगा, यानी कि ये राज्य को होल्ड करेगा, तो एक राज्य भी है।
तो ये होली रोमन एम्पायर, इसलिए धर्म का बहुत दखल है स्टेट की पॉलिसीज़ में। राजा बंधा हुआ महसूस करता है कि न्याय उसके पास है, लेकिन न्याय हमेशा उसे करना पड़ता है ब्राह्मणों की मौजूदगी में, मौलवियों की मौजूदगी में, प्रीस्ट की मौजूदगी में। तो चाहे वो मुस्लिम समाज है तो मौलवियों की मौजूदगी में, काजी की मौजूदगी में। तो काजी को लंबे समय तक न्याय का अधिकार रहा। डिसीजन सारा राजा का होगा, लेकिन केस ट्रायल सारा उनके सामने चलेगा। धार्मिक पर्सनालिटीज़, राजा उनके द्वारा दिए हुए निर्णय को ही एक तरह से नत्थी करेगा, अप्रूव करेगा बस। दूसरी तरफ वही पोजीशन ब्राह्मणों की है। तो आपने ये एक मूवी में सीन में ये कन्फ्लिक्ट देखा भी होगा बाजीराव में, बाजीराव मस्तानी में ये कन्फ्लिक्ट है भी है कि जब वो जो बाजीराव हैं यानी कि रणवीर सिंह, और वहाँ पर जब वो एक सरोवर के किनारे बैठे होते हैं और वो अपने बच्चे के नामकरण की बात कर रहे होते हैं, उसी समय उनकी माता के साथ पंडित लोग पधारते हैं, ब्राह्मण पधारते हैं। वो ब्राह्मण कहते हैं कि इस बच्चे का नामकरण हम नहीं कर सकते, है कि नहीं। पंडित का, ब्राह्मण का नाम मैं पूरा भूल गया, नाम है भट्ट, आगे का नाम मैं भूल गया हूँ। तो आप देखेंगे हमेशा की जो उनकी माता है वो हमेशा विवश रहती हैं कि हमें इनकी बात माननी होगी, लेकिन बाजीराव हमेशा रिबेलियस रहते हैं कि क्यों, राज्य हमारे पास है, सत्ता हमारी है, राज्य के लिए रक्त हम बहाते हैं, संस्थाएं हमारी हैं, हम अपनी नीतियां बनाते हैं। कौन से भट्ट है मैं नाम भूल रहा हूँ, बस मुंह पे ही है, आ जाएगा। तो हम इनके निर्णयों के अधीन क्यों चलें, इनकी पॉलिसीज़ क्यों फॉलो करें। तो एक पॉइंट पे आप देखते भी हैं कि वही ब्राह्मण के द्वारा किसी का कत्ल भी कर दिया जाता है। बाजीराव ने हथकड़ियाँ डलवा के खड़ा करते हैं, बरसात हो रही होती है, तभी उनकी माताजी प्रकट हो जाती है कि ये क्या करने जा रहे हो आप। तो वो कहते हैं कि दंड विधान सभी के लिए एक जैसा है, मैं वही करने जा रहा हूँ। कहते हैं ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि बहुत दखल है रिलीजन का स्टेट की पॉलिसीज़ में, क्योंकि रूलर को सैंक्टिटी और लेजिटिमेसी समाज से दिलवाई जा रही है, पीपल से, और वो पीपल जो कि अभी खुद नेशन हुए नहीं हैं और उन्होंने राज्य नहीं मांगा था अपने लिए, उन्होंने राज्य नहीं बनाया है, राज्य है और उसका एक राजन है, और राजन को सैंक्टिटी लोगों ने चुना नहीं है, लोगों के द्वारा स्थापित नहीं है, उनको लोगों के सामने स्थापित कराया है एक संस्था ने। ये बड़ी बात है, सही बात समझ लो। तो इसलिए राज्य के तहत निर्णय लेना, चाहे न्याय है, चाहे जन कल्याण की नीतियां हैं, चाहे युद्ध के निर्णय हैं, बहुत दखल है धर्म और उनकी संस्थाओं का। तो रिलीजन का इन्फ्लुएंस होता था इस स्टेट पे, और ये आपने सल्तनत काल में भी देखा और मुग़ल काल में भी देखा कि जो सल्तनत स्टेट था, जो सल्तनत राज्य थे और जो मुग़ल राज्य थे, धर्म का उस पर प्रभाव बहुत था। यही कारण है कि जो स्टेट है वो बाउंड है एक तरह से कि उसको गैर मुसलमानों से जजिया लेना है, क्योंकि जब एक धर्म का प्रभाव है स्टेट में, दखल है, तो उस धर्म से के विपरीत धर्म की पालना करने वाले जो लोग हैं उन्हें फिर इक्वल स्टेटस नहीं है। और राजा जितना भी एनलाइटेंड हो जाए, जितना भी अवेकेंड हो जाए, वो अपनी इच्छा की पॉलिसी लागू कराने में असमर्थ सा महसूस कर रहा है। उसका निरंतर टकराव हो रहा है धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक उलेमाओं से, क्योंकि उसकी लेजिटिमेसी और सैंक्टिटी का आधार कहीं धर्म है और धर्म के वो बड़ी शख्सियतें। इसलिए बैरम खान वहाँ पर मजबूर है। जब युद्ध हुआ है हेमू के साथ, तो बैरम खान वहाँ पर मजबूर है कि अकबर नहीं गर्दन काटना चाहता उस व्यक्ति की, लेकिन बैरम खान को सैनिकों को आगे करके उसकी गर्दन खुद काटनी पड़ती है, और सैनिकों में ये घोषणा करनी पड़ती है कि जलालुद्दीन मोहम्मद गाज़ी का मर्तबा रखते हैं। तो सेना में एक जोश आ जाता है कि ठीक है, ही इज़ कॉम्पिटेंट इनफ रिलीजन की डॉक्ट्रिन्स और प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाने के लिए, ही इज़ कॉम्पिटेंट इनफ, वी विल सपोर्ट हिम। लेकिन सेना में अगर ये मैसेज चला जाता कि इस्लाम की डॉक्ट्रिन्स और प्रिंसिपल्स के मुताबिक अभी अभी अकबर ने कंडक्ट नहीं किया है, तो सेना डिमोरलाइज हो जाती।
सेना अकबर से सपोर्ट खींच लेती और फिर अकबर को स्टेट की सबसे मेजर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि पहले शक्ति के आधार पर राज्य चलाए जाते थे, वेलफेयर स्टेट नहीं थे, पुलिस स्टेट थे, तो स्टेट की सबसे मेन इंस्टीट्यूशन द फोर्स, उसका सपोर्ट नहीं मिलता, फिर अकबर रूलर के तौर पे शायद ना रह पाता, रूलर शायद कुछ और होता। इसलिए पहले जो भाई भाई में जब विवाद हो जाता था या किसी तरह की समस्या हो जाती थी तो अधिकतर कोशिश होती थी कि सेना का समर्थन पहले लिया जाए, सेना साथ जोड़ी जाए, सेनापति कॉन्फिडेंस में लिया जाए। जैसे ही ये कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे तो फिर दूसरे चाहे बड़ा भाई है, चाहे उसकी पोजीशन बनती भी है, लेजिटिमेसी उसी की बनती है, उसको बाईपास किया जा सकता है। आई बात समझ में? इसलिए ये पद बड़े महत्वपूर्ण होते थे। तो इसलिए अक्सर ऐसे स्टेट्स में ये बड़े पद और राज्यों के गवर्नर के पद परिवार में ही बांटे जाते हैं, बाहर वाले को नहीं दिए जाते हैं। वरना हमने विद्रोह देखा है, जैसे कि मौर्य काल में पुष्यमित्र शुंग का विद्रोह, देवव्रत को हटा दिया और खुद गद्दी पर बैठ के शुंग डायनेस्टी। क्या ये कैसे होगा? यकायक ये यकायक कैसे हो गया? सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन सेना उसके अधीन आ गई, सेनापति पुष्यमित्र शुंग के साथ आ गई, वो उसे कॉम्पिटेंट इनफ मान रही थी। और वो जैसे ही गद्दी पर बैठा, प्रजा उसके समर्थन में कैसे आ गई? ब्राह्मणों ने लेजिटिमेसी दे दी, ब्राह्मणों ने लेजिटिमेसी दे दी, सपोर्ट कर दिया पुष्यमित्र शुंग का, प्रजा को इस आधार पर जोड़ लिया कि ब्राह्मण काल को ये दोबारा जीवित करेगा, हिंदुइज्म के पतन को ये फिर से उन्नति की ओर ले जाएगा, ये पतन से बचाएगा। तो फिर पुष्यमित्र शुंग स्थापित हुए और उसे समर्थन जनता के इस आधार पर मिला कि जो जनता जिन संस्थाओं की ओर देखती है, यानी कि धर्म की संस्थाएं, उन धार्मिक संस्थाओं के जो वहाँ पर सत्ता आसीन लोग हैं, उन्होंने समर्थन पुष्यमित्र शुंग को दे दिया। तो इसलिए राजा मजबूर है उनके समर्थनों के लिए, और जिनके समर्थन से सत्ता पर आया उन्हें नाराज़ नहीं कर सकता, उनको नकार भी नहीं सकता, क्योंकि वो पॉपुलर लीडर नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो जनता के समर्थन, राष्ट्र के समर्थन से नहीं, वो किसी संस्थाओं के समर्थन से है। ये बड़ी बात है। तो फिर ये बहुत बड़ी घटना हो गई थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने मॉडर्न टाइम में स्टेट को रिलीजन से सेपरेट कराया, बड़ी मेहनत से स्टेट को रिलीजन से सेपरेट कराया। तो फिर उसका तरीका ही ये बनता था कि जो स्टेट होगा वो भाई नेशन पे बेस्ड होगा। तो नेशन स्टेट मूवमेंट पूरे यूरोप में आई है, और फिर आगे बढ़े वो स्टेट को भी डेमोक्रेटिक स्टेट बना दिया गया। तो इसलिए वहाँ पर आज दिन तक यही फॉर्मूला है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। आई बात समझ में? रिलीजियस लीडर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मैनेज करें और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्टेट मैनेज करेगा, पॉलिटिकल लीडर्स, बस टोटल सेपरेशन। क्योंकि कई हज़ारों वर्षों तक दखल रहा है राज्य पर धर्म का, फिर उसे सेपरेट किया है, ये बड़ी बात है। इसलिए इसे प्रोग्रेस से माना जोड़ा जाता है, इसलिए इसे मॉडर्निटी से माना जाता जोड़ा जाता है, इसलिए इसे सेकुलराइजेशन की वेव से जोड़ के देखा जाता है। आई बात समझ में? तो स्टेट हो सकता है, नेशन हो, उसके अंदर ना हो, लेकिन स्टेट हमेशा कोशिश करेगा ये प्रोजेक्ट करने की कि वो एक लोकप्रिय स्टेट है, वो एक एक्सेप्टेबल स्टेट है, वो एक पॉपुलर स्टेट है। राजा फिर राजा कैसे भी बने, लेकिन प्रयास करेगा कि वो लोकप्रिय हो, लोगों में स्वीकृति हो उसकी, प्रजा उसके साथ हो, जनता उसके साथ हो। तो इसलिए कई तरह के शब्द होंगे। वो पिता के रूप में खुद को स्थापित करेगा कि सारी प्रजा मेरी संतान है, और जब प्रजा ही संतान है, जब वो राजा स्वयं पिता के रूप में है, तो फिर प्रजा उसका परिवार है, और जब प्रजा परिवार है तो वो कुल का पति है। फिर वो प्रजा सारी एक कुल हो गई, प्रजा और राजा कुल हो गया, उस कुल का पति है। फिर वो ऐसे में ये एक क्लोज सोसाइटी हो गई, और ऐसे में एक दूसरे से दूसरा तीसरे से भाईचारा रखेगा, आपसी सौहार्द रखना ही पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, सॉलिडेरिटी होनी पड़ेगी। तो सॉलिडेरिटी का सिंबल फिर ये उस राज्य का जो हेड है, द हेड ऑफ द स्टेट राजा है। लाइकवाइज आज के भारत में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, तो वही इज द सिंबल ऑफ द सॉलिडेरिटी। आई बात समझ में? दैट इज द लॉजिक। क्योंकि भारतीय राज्य जो है वो एक राष्ट्र पर खड़ा है, और वो राष्ट्र के रूप में हम सब एक क्लोज्ड कम्युनिटी है, और उस कम्युनिटी में फिर हम सबका एक दूसरे के प्रति एक सद्भावना, एक सौहार्द है, एक भाईचारा है, द फ्रेटर्निटी, एक सॉलिडेरिटी। और फिर उसको धारण करेगा, उसका सिंबल फिर उस राज्य का जो पति है, उस राष्ट्र का जो पति।